हेलो फ्रेंड्स, बिहार जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सेट नंबर 3 जो साइंस का करेंगे, जो 2024 में पूछे गए पीवाईक्यू यानी डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उस पर आधारित है। अच्छे से कीजिएगा। सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। क्या करना है? मतलब पौधे का जो नस्ल होता है, नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य जो है उत्पादित करना है। रोग मुक्त प्रजातियां यानी रोग को मुक्त करना, ये भी बात सही है। क्या है? रोग को मुक्त करना, ये भी बात सही है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, ये भी बात सही है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, ये भी सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पौधे के नस्ल को सुधार करने के लिए क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करेंगे, उसको अच्छा संकरण देंगे यानी रोग मुक्त करेंगे, उसके बाद अधिक पैदावार बढ़ाएंगे, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां बढ़ाएंगे, तो नस्लों में सुधार होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़ों के मौसम में जाड़ों नहीं है, ठंडा तथा जाड़ों के मौसम में गर्म होता है। इसका क्योंकि मिट्टी उसका क्या होता है? मिट्टी जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। क्योंकि आप देखिएगा कि जो क्या कहते हैं, कीचड़ होता है। क्या होता है? कीचड़ जो होता है गर्मी में जो है, गर्मी में ठंडी होती है। जबकि फिर देखिएगा कीचड़ जो होता है, जबकि जो कीचड़ होता है वो जाड़ा में गर्म होता है, यानी उल्टा होता है। क्योंकि उष्मा को आने नहीं देती है, यानी अगर अंदर के उष्मा को आने नहीं देता है, क्योंकि मिट्टी उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। समझे? क्योंकि कीचड़ जाड़ा में गर्म होती है। क्या होती है? गर्म होती है, उल्टा चलता है। ठीक है, तो उष्मा का क्या होगा? कुचालक होगा। सुचालक उसे कहते हैं जिससे मतलब हीट का ट्रांसमिशन आर पार हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, उसको कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटकर वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? मोलास्का। अब देखिए, सबसे पहले विटकर ने पादप जगत को 5 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। विटकर ने पादप जगत को कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा था। इसमें पहला था मोनेरा। क्या था? मोनेरा प्रोटिस्टा, पादप कवक और जंतु। यानी व्हिटकर साहब ने पादपों का वर्गीकरण 5 चरण में किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो मोलास्का, एडेलिस और मोलास्का ये सब जो है इसके अंदर आते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ, एक रोग से होने वाला बीमारी, ये सब नहीं आता है। ठीक है, मोनेरा जो है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि मोलास्का और एनेलिड्स ये सब आता है, लेकिन ये वाला नहीं आता है। यानी मोनेरा जो आपका हो गया, ये एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय होता है। अब प्लस में क्या होता है? एक कोशिकीय होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है, जबकि प्रोटिस्टा जो होता है एक कोशिकीय तो होता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक होता है। ये भी सवाल पूछता है, ये कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाते हैं? यानी 2 से ज्यादा अगर गुणसूत्र होगा तो क्या कहलाएगा?
तो बहुगुणित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुगुणित कहलाते हैं। जैसे इसमें बहुगुणित, जैसे मानव में कुल गुणसूत्र कितना होता है? कुल क्रोमोसोम की संख्या, कुल गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र जो होता है 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। यही पेयर में पूछेगा, जोड़ा में तो 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है? 23 होता है। यानी पेयर में 23 होता है, जबकि टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितना होता है? 46 होता है। तो एक से ज्यादा जो भी होगा उसमें क्या हो जाएगा? बहुगुणित हो जाएगा, यानी मल्टी क्रोमोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टी क्रोमोसोम हो जाएगा। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही मतलब क्या है? मतलब प्यारा, स्नेही माना जाता है। क्या माना जाता है? स्नेही। ये ऑप्शन से करना है। देखिए, पेट्रोल जो कि पर्यावरण प्रदूषण में जिम्मेदार है, तो इससे नहीं होगा, नहीं होगा। डीजल ये भी नहीं होगा। एलपीजी गैस ये भी नहीं होगा। लेकिन कंप्रेस नेचुरल गैस जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है ये होगा। ठीक है, ये जो है इसको फुल फॉर्म इसका होता है कंप्रेस्ड। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो पर्यावरण प्रदूषण मतलब से नहीं माना जाता है। अगर सीएनजी नहीं रहेगा, अगर इसमें से फाइंड आउट करना रहे तो एलपीजी आंसर होगा। सबसे कम प्रदूषण सीएनजी में होता है, क्योंकि इसमें सल्फर और सीसा का मात्रा नहीं होता है। क्योंकि क्या नहीं होता है? इसमें सल्फर और सीसा नहीं पाया जाता है। सल्फर और सीसा नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सल्फर और सीसा नहीं पाया जाता है। सल्फर और सीसा नहीं पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क निम्न में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो मानव मस्तिष्क का बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरेब्रम है। क्या है? सेरेब्रम है। लेकिन यह समझना जरूरी है, मानव मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है। किसमें? 3 भाग में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है। एक है अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क। एक है मध्य मस्तिष्क। क्या है? मध्य मस्तिष्क। एक है मध्य मस्तिष्क और एक है पश्च मस्तिष्क। क्या है? पश्च मस्तिष्क। 3 भाग में इसको बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क में तीन पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। एक होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। दूसरा होता है थैलमस। क्या होता है? थैलमस। तीसरा क्या होता है? हाइपोथैलमस। क्या होता है? हाइपोथैलमस। क्या होता है? तीसरा जो होता है हाइपोथैलमस होता है। ठीक है, उसी प्रकार पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। इसमें भी 3 होता है। एक क्या होता है? पोन्स होता है। क्या होता है? पोन्स, मेडुला और इसमें सेरेब्रम होता है। इसमें होता है सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। हम नीचे लिख देते हैं पश्च मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क का भाग जो है, पश्च मस्तिष्क का हम भाग जो है पीछे लिख देते हैं। पश्च मस्तिष्क का जो भाग होता है, तो पश्च मस्तिष्क, इसका तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क जो अभी मिट गया था उसको हम फिर दोबारा लिख देते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है। क्या भाग होता है? 3। पोन्स। क्या होता है? पोन्स नहीं, पोन्स मेडुला। क्या होता है? मेडुला। और तीसरा भाग जो होता है सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। इस सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम में क्या होता है? इसमें क्या होता है? बुद्धि। क्या होता है? सेरिबेलम से क्या क्या होता है? ये बुद्धि का केंद्र है। बुद्धि का केंद्र है। सेरिबेलम क्या है? बुद्धि का केंद्र है। किसका केंद्र है? बुद्धि का केंद्र है।
बुद्धि है, इसमें बुद्धि का जो केंद्र रहता है, बुद्धि का केंद्र हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तर्क शक्ति, जो भी रीजनिंग करते हैं, बुद्धि का केंद्र हो गया। तर्क शक्ति हो गया, तर्क शक्ति, तर्क शक्ति जो भी आपके दिमाग में बुद्धि हो गया, तर्क शक्ति हो गया, रीजनिंग करने का, उसके बाद कॉग्निटिव स्किल करने का, सारा सेरिबेलम में होता है। किसमें होता है? सेरिबेलम में, सेरिबेलम में। और उसके बाद देखिए थैलेमस जो होता है वो ताप का नियंत्रण करता है। क्या करता है? ताप का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? ताप का। थैलेमस का लिख देते हैं ऊपर, थैलेमस। थैलेमस जो है दूसरा नंबर, थैलेमस जो है, थैलेमस ये ताप का नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण करता है। गर्म या ठंडा का अनुभव होता है। गर्म और ठंडा कैसे लगता है, किससे पता चलता है? गर्म या ठंडा का जो होता है पता चलता है, गर्म या ठंडा का जो अनुभव होता है कैसे पता चलता है? ये थैलेमस के द्वारा होता है। तीसरा नंबर में हम अभी लिखाए थे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो होता है, इसमें क्या होता है? तापमान में, तापमान जो होता है, तापमान, तापमान हो गया इसमें। उसके बाद हो गया भूख प्यास, भूख प्यास, प्यार घृणा, ये सब किसका उदाहरण है? हाइपोथैलेमस का। प्यार घृणा ये सभी किसका उदाहरण है? हाइपोथैलेमस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी बता सकते हैं मेडुला का लिख लीजिए, तो डीवीआई मेडुला। मेडुला का जो होता है अचानक, अचानक जो गति होती है, जैसे हृदय, जैसे खांसी आना, खांसी आना, उल्टी आना, उल्टी उल्टी आना, ये सभी मेडुला ऑब्लोगेंटा के कारण होता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा, ऑब्लोगेंटा, गेंटा, मेडुला ऑब्लोगेंटा के कारण होता है। समझे सर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे त्रिगुणित केंद्र पाया जाता है? किसमें त्रिगुणित त्रिगुणित यानी तीन सेंट्रल वाला पाया जाता है? तो क्या होगा? भ्रूणपोष, पोज नहीं है, भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है सर जी? इसमें देखिएगा बच्चे का जो, बच्चे जब माँ के पेट में रहते हैं तो उसका जो खाना पीना होता है किसके माध्यम से होता है? भ्रूणपोष के माध्यम से होता है। बच्चे का पोषण जो होता है, पोषण ये भ्रूणपोष के, गर्भनाल जिसको कहते हैं, भ्रूणपोष के माध्यम से ही होता है, भ्रूणपोष के माध्यम से ही होता है। चलिए इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त अनुदेश गति कर रहा है, तो कण की गति है एक विमीय या एक आयामी, द्विविमीय या दो आयामी, स्थानांतरित दोलन। तो कोई भी एक समान चाल से चल रहा है तो टू डायमेंशनल होता है। कैसे? टू डायमेंशनल। अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और इसमें क्या करा, एक समान चाल से, यानी यहाँ से कोई चल रहा है तो एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रहा है, यानी ऐसे गति कर रहा है, तो कौन डायमेंशन? टू डायमेंशनल होगा। कितना डायमेंशन हो गया? दो डायमेंशन, यानी दो डायमेंशन आयामी होगा। कितने डायमेंशन? दो डायमेंशन होगा इसमें। नेक्स्ट, बाहरी कान का, बाहरी कान क्या कहलाता है? यानी बाहरी कान का हिस्सा, पहले तो याद, पहले समझ लीजिए बाहरी कान क्या कहलाता है? कर्ण पल्लव कहलाता है। कर्ण पल्लव का ही दूसरा नाम क्या है? पन्ना है। इसका अंग्रेजी में नाम है ऑरिकल। क्या नाम है? ऑरिकल। यानी बाहरी कान क्या कहलाता है? तो पन्ना कहलाता है, या कर्ण पल्लव कहलाता है, या ऑरिकल कहलाता है, ये सारा सेम है। आप जान लीजिए कि कान में कितने कुल हड्डी होते हैं? कान में कुल कान में कुल 6 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होते हैं? 6 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होते हैं? 6 हड्डी होते हैं। याद करने का ट्रिक है, आप लोग स्कूल में पढ़े होइएगा तो मिस पढ़ाती होगी, उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, MIS
मैलियस मैलिकस क्या हो जाएगा, कान में कुल कितने हड्डी होगा, 6 हड्डी होगा। इसको याद करने का ट्रिक है, इसको मिस से याद कीजिएगा, कितना, मिस से। इसमें भी 2 हड्डी हो जाएगा, मिस में आई से 2 से भी 2 हड्डी और एस से भी 2 हड्डी, यानी 2 4 6 हड्डी हो जाएगा। यानी एम फॉर क्या हो जाएगा, मैलियस इनकस और स्टेपिस हो जाता है, स्टेपिस। यानी ये भी 2 हड्डी होता है, इनकस 2 हड्डी इसमें 2 हड्डी इसमें, यानी कान में कुल कितने हड्डी, 6 हड्डी, यानी दोनों तरफ होता है, 3 इधर 3 इधर, यानी 6 हड्डी पाए जाते हैं। और सबसे बाहरी कान क्या कहलाता है, तो पन्ना या कर्ण पल्लव या ऑरिकल कहलाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है। मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है, प्रमुख कारक पूछ रहा है कि सबसे कारण क्या है, तो मिट्टी का प्रमुख कारण क्या है, जल है। जल जो बाढ़ आता है, और बाढ़ हो गया, और उसके बाद बारिश के कारण जो मिट्टी कट के एक जगह से दूसरे जगह चल जाती है, तो मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होता है। देखिएगा सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, देखिए सबसे नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है, 78%। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वायुमंडल में, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है, नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन आपको 21%, लगभग 21% पाया जाता है। आर्गन जो होता है वो 0.9% आर्गन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट, 0.03% पाया जाता है। तो पूछेगा एग्जाम में कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सबसे न्यूनतम किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। सभी को मालूम है, रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जो कि ब्राजील का एक शहर है। प्रथम बार रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कौन सी का शहर है, ब्राजील का शहर है। क्या है, ब्राजील का शहर है। किसका है, ब्राजील का एक सिटी है, यानी शहर का नाम ब्राजील का शहर है, और ब्राजील का शहर है। और ये 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कब, 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और क्या होगा इसमें, 1992 में आयोजित किया गया। और ये किसके लिए था, जैव विविधता संरक्षण के लिए, जैव विविधता और पृथ्वी सम्मेलन के लिए था। जैव विविधता और पृथ्वी सम्मेलन के लिए था। पृथ्वी सम्मेलन के लिए, सम्मेलन के लिए था। जैव विविधता का मतलब होता है अलग अलग पौधा, अलग अलग जीव, अलग अलग प्रजाति, सभी मतलब अलग अलग एक साथ रहता है, उसको जैव विविधता के अंतर्गत आता है। इसके लिए रियो डी जेनेरियो में सन 1992 में ब्राजील के शहर में जैव विविधता पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। उस समय कुल 178 देश सम्मिलित थे। 178 देश क्या थे, मतलब सम्मिलित थे। क्या थे, सम्मिलित थे। 178 देश क्या थे, सम्मिलित थे। इसमें अभी क्या होता है, कॉप का आयोजन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जैसे अभी आयोजन होने वाला है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, कॉप 29 जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ था। कहाँ पे, बाकू, जो कि अजरबैजान में है। बाकू अजरबैजान, बाकू जो शहर का नाम है, अजरबैजान में भी हुआ था। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, अजरबैजान। और अजरबैजान में बाकू अजरबैजान कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी पर्यावरण से संबंधित ये भी है। अभी कॉप 30 का भी आयोजन हो गया। कॉप 30 का आयोजन जो है ब्राजील के शहर में होगा। कहाँ पे होगा, ब्राजील। जो अभी हम दिखाए थे वही वाला क्वेश्चन ये है। अगर पूछेगा कि
COP30 इस साल कहाँ आयोजन होगा? COP30 ब्राजील में। COP29 पूछेगा तो बाकू अजरबैजान में। और COP16 हुआ था, ये भी जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। COP16 ये भी जैव विविधता से संबंधित है, जो कि जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता, ये भी जैव विविधता से संबंधित है, जो कि कोलंबिया शहर में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोलंबिया शहर। ये करेंट अफेयर से ही ऐसा क्वेश्चन इसमें बनेगा, ये पुराना क्वेश्चन है, करेंट अफेयर टाइप का ही बनेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सलाहाल, दुलहस्ती, बगलिहाल, किशनगंगा, कुरू, ये सभी कहाँ का जल विद्युत परियोजना है? जम्मू कश्मीर का है। किसका? जम्मू कश्मीर का। हम लिख देते हैं, याद कीजिएगा। सलाल हो गया, सबसे पहले क्या हो गया? सलाल जल विद्युत केंद्र, सलाल जल विद्युत केंद्र लिख लीजिए। उसके बाद सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, सलाल दुलहस्ती जल विद्युत केंद्र हो गया, जल विद्युत केंद्र, सलाल जल विद्युत केंद्र हो गया। उसके बाद लिख लीजिए सलाल दुलहस्ती, बगलिहाल जल विद्युत केंद्र हो गया। सलाल के बाद कुरू होता है, क्या होता है? कुरू जल विद्युत केंद्र है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। जल विद्युत केंद्र, इससे बाहर नहीं जाएगा, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, इससे बाहर जल विद्युत संयंत्र का नहीं जाएगा। कुरू हो गया। उसके बाद किशनगंगा हो गया, किशनगंगा जल विद्युत केंद्र, किशनगंगा जल विद्युत केंद्र। इसको अच्छे से याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सलाल ही हर बार पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। सलाल, दुलहस्ती, बगलिहाल, कुरू, किशनगंगा, ये कुछ भी पूछ सकता है, अच्छे से याद कीजिएगा। बिहार में एक फेवरेट है बेतिया जल विद्युत केंद्र, बेतिया जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत केंद्र या लिखिए या संयंत्र लिखिए, जल विद्युत संयंत्र, जो कि गंडक नदी जो नेपाल वाला है, गंडक नदी पश्चिमी चंपारण में, कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हिमाचल प्रदेश का लिखिएगा, हिमाचल प्रदेश का भी रहने दीजिए, इतना ही याद कर दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? हम लोग जानते हैं ओम के नियम के अनुसार कि दो विभवांतरों के बीच बहने वाली धारा के समानुपाती होते हैं। दो विभवांतर के बीच बहने वाली धारा समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I होता है। क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V बराबर, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, यानी I, और इसके बदले R लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? R क्या है? रेसिस्टेंस है। क्या है? रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का मतलब हो गया प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध है, प्रतिरोध, इसका नाम है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध करना। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर ही पूछा है, R बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए, R बराबर पूछा है यानी V बटे I। क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, R बराबर V बटे I, R बराबर V बटे I, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इसको याद रखिएगा, ओम्स लॉ के अनुसार है। नेक्स्ट, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो लगाया जाता है किसमें? ठंडा तार में, गर्म तार में, अर्ध तार में, कभी ठंडा तार में तो कभी अर्ध तार में। अब एग्जाम में पता चलेगा कि ठंडे में मार देते, गड़बड़ हो जाएगा। ठंडा तार नहीं होगा, गर्म तार में। स्विच जो लगाया जाता है हमेशा मेन स्विच में लगाया जाता है, मेन तार में। स्विच जो लगाया जाता है हमेशा जो है मेन तार में लगाया जाता है। किसमें? मेन तार, यानी मेन फेज में लगाया जाता है। किसमें? मेन फेज में लगाया जाता है, मेन फेज में लगाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा कि जो भी हम स्विच लगाएंगे हमेशा गर्म तार में, ये कभी ठंडा कभी गर्म, अर्ध तार इस में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी है मतलब माइक्रोस्कोप वाला है, छोटा चीज करके देखना है। तो या क्वेश्चन से स्पष्ट है, दर्पण इसमें क्या करने आएगा? दर्पण तो होगा ही नहीं, दर्पण खत्म। अब या तो अवतल या तो उत्तल हो सकता है, लेकिन अवतल लेंस भी नहीं होता, उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, किसका मतलब कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? तो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस। अब देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का एक आवर्धन क्षमता निकालने वाला है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जो है एम से डिनोट करते हैं, किससे? एम से। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है 1/d/f(e), ठीक है? 1 प्लस d/f(e), यानी ये फॉर्मूला है, ठीक है? d जो है ये क्या है? अस्पष्ट दूरी के न्यूटन दूरी है, अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी। क्या होता है स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर रख देना है, ठीक है? FE है जो लिखे हैं, ये उत्तल लेंस का फोकस लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। अब यहाँ पे मान लीजिए 25 रख दिए, फोकस 5 है। अब देखिए एक एग्जांपल बताते हैं, अगर d 25 तो होता ही है, ठीक है? d कितना होता है? 25। अगर फोकस दूरी उत्तल लेंस का दिया है 5 सेंटीमीटर, अगर आवर्धन निकालना है तो 1 प्लस, अब देखिए क्या होता है, d/f होता है। तो 1 प्लस डिस्टेंस मतलब कितना हो जाएगा? 25। फोकस कितना हो गया? 5, यानी 5 से 50 25, यानी 6 हो जाएगा। यानी आवर्धन कितना निकल जाएगा? 6, ठीक है? तो ऐसे बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा किस चीज का यूज करेगा? लेंस के। लेंस में भी क्यों उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस और हो जाएगा दूर दृष्टि दूर करने में, दूर दृष्टि देखिएगा, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए अवतल का किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनिक अम्ल है? प्रोपेनिक नाम से ही है, प्रोपेनिक मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी 3 नंबर पर आएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन को बना लेगा। ई जो C O, ये डबल बॉन्ड है, ऊपर O है, किसका? कीटोन का है। किसका? कीटोन। अब देखिए यहाँ पे निक लगा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा, 1 2 3, ठीक है? 1 2 3 यहाँ पे है, और यहाँ पे कीटोनिक है, नहीं लगा हुआ है, इसका सिंबल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ये सब तो होगा नहीं, सब कुछ दिया ही नहीं। नेक्स्ट, जी का मान क्या होगा? ये तो दोस्तों रटने वाला है, लेकिन पहले हम बता देते हैं। F बराबर एक फॉर्मूला होता है, Gm1m2 बट्टा R स्क्वायर। क्या होता है? F बराबर क्या होता है? Gm1m2 बट्टा R स्क्वायर होता है। हमको क्या निकालना है? G का मान निकालना है। तो G का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस वाइज गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? F गुना R स्क्वायर बराबर Gm1m2 हो जाएगा। यानी G का मान निकालेंगे तो क्या होगा? FR स्क्वायर बट्टा M1 इंटू M2 हो जाएगा। अब इसका हमको तो मान होता है, अब देखिए, अब इसका हमको ऐसा यूनिट निकालना है। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का न्यूटन। R मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या यानी दूरी, तो R यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है? बट्टा M1, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, यानी केजी। इसका भी क्या होता है? केजी, यानी केजी गुने केजी। क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। और जी का मान कांस्टेंट होता है। क्या होता है? बड़ा जी का मान जो होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी ये कभी नहीं बदलता है, या कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है,
कभी नहीं बदलता है। और जी का मान जो होता है दोस्तों, जी का मान जो होता है 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जी का जो खोज किया था हेनरी कैवेंडिश। कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश किया था। जी का खोज कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश। ये हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन का भी खोज किया है। किसका खोज किया है? हाइड्रोजन का भी खोज किया है। देखिए एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग बढ़िया से देखिएगा। तो इसमें देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, लेकिन इसमें डाटा ही सेम नहीं है 6.67, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए -2 लगाया, यानी इसका मतलब पर केजी हुआ। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस मतलब बटा होगा, तो केजी पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको आपको लिख के बनाइएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे देख लीजिए, ये छोटका जी का मान है। छोटका जी ये भी ग्रेविटेशनल का होता है। छोटका जी इसका मान है, जी का मान क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये जो है, ये छोटका जो जी है हमेशा बदलता रहता है। क्या है? हमेशा बदलता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। पूछेगा कि बड़का जी और छोटका जी में क्या अंतर है, तो बोलेंगे कैपिटल जी कांस्टेंट होता है, लेकिन स्मॉल जी है जो हमेशा चेंज होते रहता है। कैपिटल जी का मान क्या होता है? 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है, लेकिन छोटका जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। छोटा जी हमेशा बदलता है, बड़ा जी नहीं बदलता है। उसके बाद ए बराबर क्या होता है? जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो जी बराबर क्या होगा? एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 होता है। जी का कौन खोज किया? हेनरी कैवेंडिश। और हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन का भी खोज किया। ये सारे क्वेश्चन को देखिएगा, बनेगा आप लोग से। 900 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व क्या हो जाए? केजी पर मीटर क्यूब में होना चाहिए। देखिए अब बताइए हमको, पानी का घनत्व ज्यादा होगा या तेल का? अब देखिए पानी अब पानी पर तैरता है तेल, यानी जो तैरेगा उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा, और जिस पर तैरेगा उसका ज्यादा होगा। यानी पानी का घनत्व किससे ज्यादा होगा? पानी का घनत्व ज्यादा होगा किससे? पानी का घनत्व ज्यादा होगा किससे? तेल के। यानी तेल का घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा कि इसका पूछ रहा है कि केजी पर मीटर क्यूब में ही होना चाहिए, तो इसका एवरेज निकाल दीजिए। क्या निकालिए? एवरेज। क्या निकालेंगे? एवरेज मतलब औसत। क्या निकालेंगे? औसत निकाल देंगे। औसत क्या होता है कि कुल संख्या का योग बटा टोटल नंबर। कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब बताइए इनमें कै गो संख्या है? अब यहाँ पे देख लीजिए 900 है, कितना है? 900। ये कितना है? 1000 है। अब बटा कै गो संख्या? 1 2, यानी 2 गो टोटल संख्या है, यानी 2 से भाग करेंगे, यानी 1009 कितना हो गया? 1900। 1900 का आधा कितना हो जाएगा? 1900 का आधा हो जाएगा 950, यानी 950 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही बना दीजिएगा, आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे एवरेज से काम कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीयक अम्ल है? द्विक्षारीयक का मतलब होता है बेसिक अम्ल होता है, डायबेसिक होता है, यानी जिसमें 2 हाइड्रोजन या 2 प्रोटॉन त्याग करने की क्षमता होता है, उसे द्विक्षारक अम्ल कहते हैं। अब देखिए कौन में 2 त्याग करने का क्षमता है? देखिए हाइड्रोजन के पास 2 है, ठीक है, यानी ये 2 त्याग कर सकता है। ठीक है, ये 2 तैयार कर सकता है, यानी ये हो जाएगा द्विक्षारक अम्ल हो जाएगा। द्विक्षारक अम्ल का और डिफिनेशन लिख दे। द्विक्षारक अम्ल क्षारकीय अम्ल, जिसमें जो है द्विक्षारकीय अम्ल में 2 हाइड्रोजन जो है त्याग करने का क्षमता हो, या 2 इलेक्ट्रॉन
तैयार करने का क्षमता होता है, उसी को हम द्विक्षारक अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए, ये तो H2SO4 हो गया। एग्जाम्पल और देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए H2, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं H2CO3, इसको कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। कौन सा हम? कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 मतलब त्यागेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कार्बोनिक अम्ल हो गया, इसमें H2SO4 2 गो त्यागेगा, आई में देखो 3 गो त्यागेगा, इधर मतलब ये हो गया ट्राई बेसिक हो गया, ट्राई बेसिक ये हो गया, 3 गो वाला हो गया। ये मोनो हो गया, यानी एक समान वाला हो गया, मोनो, ठीक है। तो दोस्तों आज BC क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।